आज हमारे शो में एनपीएस की पाठशाला भी लगेगी क्योंकि 31 मार्च नज़दीक आ रही है और ऐसे में एनपीएस में थोड़ा बढ़ा हुआ रुझान दिखाई देता है लोगों का। अब वो टैक्स सेविंग के लिहाज से इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिहाज से कैसे एनपीएस को देखना चाहिए और केवल टैक्स सेविंग के लिहाज से नहीं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। श्याम सुंदर बलिगा हमारे साथ जुड़ गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोटक पेंशन फंड। श्याम सुंदर जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर इस पाठशाला के जरिए जितना बारीकी में हम जा सके एनपीएस को लेकर उतनी बारीकी में हम जाएंगे। तो टैक्स सेविंग से ही चलिए मैं शुरुआत करती हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए भी लोग एनपीएस में निवेश करते हैं। किस तरह के टैक्स फ़ायदे लोगों को मिलते हैं, टैक्स बचाने के नुस्खे मिलते हैं एनपीएस के जरिए? जी कविता जी, थैंक यू। टैक्स बेनिफिट्स इसमें एनपीएस में एक्सक्लूसिवली 2-3 बेनिफिट्स ऐसे दिए गए हैं जो बाकी प्रोडक्ट से हटके हैं। पहली बात तो एनपीएस कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कहलाता है। मतलब जब आप निवेश करते हैं तब आपको एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, डिडक्शंस। जो आपके फंड में एक्रूअल होता है, जो रिटर्न्स एक्रू होते हैं, आपका फंड एप्रिशिएट होता है, वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। और जब मैच्योरिटी पे आप कॉर्पस विड्रॉ करते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है। तो निवेश करते समय जो एग्जेम्पशन लेकिन मिलते हैं। श्याम सुंदर जी, जब विड्रॉल की बात आती है तो ये तो कंप्लीट विड्रॉल नहीं होगा ना, क्योंकि हमें एन्युटी भी खरीदनी होती है हमारे पैसों से, और जब एन्युटी हम खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बता देता हूँ, मैच्योरिटी का पहले बता देता हूँ। मैच्योरिटी का कॉर्पस जितना होता है उसमें से कम 40% आपको एन्युटी परचेज करना होता है और मैक्सिमम 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं लम सम में। ओके, जो 60% आप विड्रॉ करेंगे लम सम में वो टैक्स फ्री आपको अवेलेबल रहेगा लम सम। जो 40% आप एन्युटी परचेज करेंगे वो भी टैक्स फ्री निकलेगा एनपीएस के कॉर्पस में से, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो आपको एन्युटी मिलेगी उस पर टैक्स लगेगा। वो तो जैसे जैसे कोई भी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, जैसे इवन अगर यूलिप मान लीजिए या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो कॉर्पस जो निकलता है उस इन्वेस्टमेंट में से वो तो पूरा टैक्स फ्री होता है। उसके बाद जो आप अगला निवेश करेंगे और उसका इनकम जो निकलेगा वहां पे टैक्स लगता है, वो अलग बात है। तो पहले वाले इस पे आते हैं। जो जब इन्वेस्टमेंट जब करते हैं आप एनपीएस में, तब एक तो वो 80C के अंदर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ 1.5 लाख के लिमिट के अंदर एनपीएस भी अवेलेबल है, जैसे ईएलएसएस हो गया या होम लोन का प्रिंसिपल हो गया, जैसे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है 80C के अंदर। तब उसमें एनपीएस भी अवेलेबल है। चाहो तो आप सारा का सारा 1.5 लाख भी एनपीएस में कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 80CCD1B में 50,000 ऐसा एक्सक्लूसिव लिमिट एनपीएस को दिया हुआ है, जो 1.5 लाख के अलावा 50,000 आप अलग से कर सकते हैं, और ये 80CCD1B सिर्फ एनपीएस को ही अवेलेबल है। तो कुल मिला के आप 2 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन पा सकते हैं एनपीएस में इन्वेस्ट करके। ये दोनों के अलावा सेक्शन 80CCD2 है, जहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आपके एनपीएस अकाउंट में जो जाता है, आपका एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो आपके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि ये जो 80CCD2 है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये तब भी आपको अवेलेबल रहेगा जब आप नए टैक्स रेजिम में ऑप्ट करेंगे, तब भी ये अवेलेबल रहेगा। को आगे बढ़ाते हैं और समझाते हैं आपको कि कैसे उम्र के लिहाज से अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करते हैं तो आपको कहाँ कितना निवेश करना होगा। तो श्याम सुंदर जी, अगर मान लेते हैं कि इसने रिटायरमेंट के लिए केवल एनपीएस को ही चुना है अपने निवेश विकल्प के तहत, और ऐसे में अगर आपने 30 साल की उम्र में मान लीजिए निवेश करना शुरू किया है, तो सबसे पहले तो 30 साल
कि शख्स को किस तरह का प्लान चूज़ करना चाहिए, किस तरह की स्कीम चूज़ करनी चाहिए, किस तरह के एक्टिव या ऑटो चॉइस के तहत जाना चाहिए। 30 साल में अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी निवेश की रणनीति रिटायरमेंट के लिए, तो आपके पास काफ़ी समय है जहां पर आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा कॉर्पस भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो कैसे शुरुआत की जाए? अगर एक बॉल पार्क फिगर मैं आपको बता दूं कि किसी को अगर मान लीजिए रिटायरमेंट के तहत 60 साल या अगर 70 साल तक भी आप एनपीएस में निवेश कर सकते हैं, तो उसके बाद अगर आपको कोई रकम चाहिए हो, तो मान लीजिए अगर आपको 2 करोड़ चाहिए हो, 3 करोड़ चाहिए हो, तो निवेश की शुरुआत कैसे हो, किस तरह के विकल्पों के साथ हो जो आपको एनपीएस के अधीन मिलते हैं? जी। आपने कहा 30 साल का व्यक्ति है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 30 साल का। तो उसमें जैसे आपने कहा एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अ, तो अगर आप अपना एसेट एलोकेशन खुद डिसाइड करना चाहते हैं तो आप एक्टिव चॉइस ले सकते हैं। वरना ऑटो ऑटो चॉइस में वो फिक्स्ड पैटर्न ऑलरेडी दिया गया है। हम जहाँ तक हो सके, क्योंकि 30 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन अवेलेबल है, मतलब 30 साल की उम्र है और 30 साल और बाकी है रिटायरमेंट के लिए। तो अगर इतना लंबा समय अवेलेबल है तो इक्विटी मैक्सिमाइज करना बनता है। तो अगर एक्टिव चॉइस में जाते हैं और वहाँ पे 75% इक्विटी का लिमिट जो दिया हुआ है वो पूरा अगर यूटिलाइज करते हैं, वो ठीक रहेगा, क्योंकि इतना लंबा समय अवेलेबल है। तो जैसे आपने कहा, मान लीजिए 1 करोड़ का कॉर्पस टारगेट कर रहे हैं, और 30 साल का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन अवेलेबल है। तो हमने ऐसा रफ कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए, इसमें इसमें पहले बता दूं कि क्या रिटर्न्स एनपीएस ने दिए हैं पास्ट में। अगर पिछले 10 साल का अगर आप एनपीएस पूरे सिस्टम का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो इक्विटी स्कीम्स में लगभग 12.5% का एनुअल रिटर्न दिया हुआ है पिछले 10, 11, 12 साल में। सिमिलरली जो फिक्स्ड इनकम स्कीम्स हैं एनपीएस में, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का स्कीम है, तो इन दोनों स्कीम्स में 9% के आसपास एनुअल रिटर्न्स बना हुआ है एनपीएस ओवरऑल सिस्टम में। तो तो मान लेते हैं ये रिटर्न्स अगर अगले लंबे समय के लिए अवेलेबल होते हैं, तो इस हिसाब से 30 साल के होराइजन के लिए विद 75% इक्विटी एलोकेशन, अगर आप कम से कम मान लीजिए 2,000 रुपये प्रति महीना से भी अगर शुरू करते हैं एसआईपी के मोड में इन इन एनपीएस, और हर साल इस एसआईपी अमाउंट को 10% से बढ़ा देते हैं, और ये 30 साल तक इसको जारी रखते हैं इन्वेस्टमेंट 60 साल की उम्र तक, तब 60 साल की उम्र पे लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है। ये चलिए, इसलिए तो यहाँ पॉसिबल पर है क्योंकि हाँ, आप जल्दी शुरू कर रहे हैं और मेरे ख्याल से शायद निवेश करने की क्षमता भी अगर आपकी आप हर साल बढ़ाते रहें तो आपको वो फ़ायदा जो है वो एक तरह से दिलाएगा। लेकिन चॉइसेस जो हैं स्कीम्स को लेकर वो शायद बदल जाती हैं श्याम सुंदर जी, जब आप 30 के बाद 40 साल के हो जाते हैं। हर निवेशक को अपनी जोखिम उठाने की जो क्षमता है उसको भी इवैल्यूएट करना होता है, और भले ही आपकी कमाई जो है 40 साल की उम्र में बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है आपके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियाँ उस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएँ। कितना निवेश करना होगा अगर हमें, क्योंकि हमारे पास अभी 20 साल का अंतराल रह गया है, अगर हम मान लें कि हमें 60 साल की उम्र में 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स कैसे होना चाहिए और कितना ज़्यादा हमें निवेश करना होगा? जी, एनपीएस के रिटर्न्स चूंकि ऑन एन एवरेज, अगर अगर आपके पास 10 साल या उससे ज़्यादा अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट होराइजन, तब आपको इक्विटी एलोकेशन मैक्सिमाइज करना सेंसिबल है। अगर 75% तक इक्विटी कर सकते हैं, जितना एनपीएस में मैक्सिमम दिया हुआ है। उसके आगे तो हमने जो कैलकुलेशंस अभी शेयर किया आपके साथ, तो उसमें ये एज्यूम किया हुआ है कि 50 साल की उम्र के बाद में इक्विटी एलोकेशन घट के 50% कर देते हैं 75 की जगह। तो जब तक आपके पास 8-10 साल अवेलेबल हो कम से कम रिटायरमेंट के लिए, तब तक इक्विटी एलोकेशन मैक्सिमाइज करना उचित रहेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे काम कर सकते हैं।
चलिए, और 50 साल की उम्र में क्योंकि आप काफ़ी नज़दीक रह गए हैं, तब भी जो है आपको अपना निवेश बरकरार रखना चाहिए। अच्छा, अब इससे समझ में आ जाता है, क्योंकि आपने कह दिया कि 8-10 साल जब तक रहते हैं लक्ष्य पाने में, तब तक आप अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं। जब लक्ष्य के करीब आ जाए तब कितना मुमकिन हो सकता है निवेश की राशि को बढ़ाना? कैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मान लीजिए 50-55 की उम्र में अगर आप एनपीएस में एंट्री करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एनपीएस देर से समझ में आता है उनको, इस उम्र में अगर कोई शुरू करे, तब तो आपके पास कितना बेहतरीन विकल्प हो सकता है एनपीएस, या इकलौता विकल्प अगर रखना चाहे तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। 50-55 की उम्र में भी ऐसे कस्टमर्स हैं जो करते हैं। अगर 60 की उम्र पे रिटायर हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन उस उम्र पे ना लें, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी होती है इक्विटी में कि छोटे टाइम पीरियड में एडवाइसेबल नहीं है। तो आप उस समय पे इक्विटी एलोकेशन कम करके मान लीजिए 25% के आसपास रख सकते हैं, ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकते हैं। लेकिन एनपीएस में ज़रूरी नहीं है कि 60 साल की उम्र पे आपको सारा विड्रॉ करना है। ये अकाउंट 75 साल की उम्र तक चल सकता है और आप कंट्रीब्यूशन 70 की उम्र तक कर सकते हैं। तो अकाउंट में वो सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। 60 की उम्र पे विड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना अकाउंट आप जारी रख सकते हैं 75 की उम्र तक। क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स का और इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमने ये देखा हुआ है कि एनपीएस में ज़्यादातर कस्टमर्स पोस्टपोन करते हैं विड्रॉल 60 की उम्र के बाद भी। चलिए, एनपीएस की पाठशाला में श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिरकत की और विस्तार से अलग अलग उम्र के पड़ाव के तहत अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करते हैं, और ये प्लानिंग अगर आप रिटायरमेंट की एनपीएस के जरिए करना चाहते हैं, तो क्या रणनीति हो, इसकी बारीकी से समझाइश देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे